नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, बल्कि उन क्वेश्चन का एक फुल डेप्थ एनालिसिस है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपको आगामी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? हमारे ऑप्शंस हैं गलगंड, पेलेग्रा, जीरोप्थेल्मिया और बेड़ी बेड़ी। दोस्तों, इसका सही आंसर है जीरोप्थेल्मिया, क्योंकि सुनहरा चावल जीरोप्थेल्मिया के रोग के बचाव में सहायक होता है। गोल्डन चावल, इसे गोल्डन चावल भी कहा जाता है, और यह एक ऑरिजा सैटिवा नाम के चावल का एक किस्म है। ठीक है, जो भी रोग विटामिन ए की कमी से होता है, उसमें यह काफी सहायक होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों ओजोन परत से है, ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वर्ष 1987 में आया था। ठीक है, इसका उद्देश्य ओजोन परत के क्षरण को संरक्षण को करना था। ठीक है, और ओजोन परत को जो हानि होती है वो किससे होती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो इसी गैस को कैसे रोका जाए और कम किया जाए, इसी पर चर्चा हुई थी इस प्रोटोकॉल में। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, टाइफाइड फैलता है। ठीक है, टाइफाइड कैसे फैलता है? छूने से, वायु से, कीट रोगवाही रोग से, या पानी खाद्य पदार्थ से। ठीक है, तो ये होता है पानी खाद्य पदार्थ से। दोस्तों, टाइफाइड को मियादी बुखार या इसे फिर आंत का बुखार भी कहते हैं, आंत का बुखार भी कहते हैं, और यह गंदे पानी से होता है, गंदे पानी से। ठीक है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी? हमारे ऑप्शन है रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे और कुत्ता मछली यानी डॉग फिश। इसे डॉग फिश कहा जाता है। ठीक है, तो रोहू और कतला दोस्तों ये जो है ये स्वच्छ जल की मछलियां हैं। स्वच्छ जल कहने का मतलब क्या हुआ? मीठे पानी की। ठीक है, मीठे पानी की। और बाकी ये जो दोनों हैं ये है लवणीय जल की, यानी लवणीय जल की, यानी ये दोनों समुद्र में पाई जाती है, समुद्र में, और ये दोनों नदी में, तालाब में। ठीक है, तो यहाँ स्वच्छ जल का मतलब मीठे पानी की मछली से पूछा जा रहा है, तो ए और बी यानी हमारे ऑप्शन 2 सही है। वनिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो वनिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नमचा वर्मा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही है कामेट। ठीक है, क्योंकि कामेट जो पर्वत चोटी है वो है भारत में, और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, बाकी जो अन्नपूर्णा है ये दोस्तों है नेपाल में। ठीक है, मकालू जो है वो नेपाल प्लस चीन, ये दोनों जगह है। ठीक है, और अब बारी आती है नमचा बड़वा की, तो ये है चीन में। ठीक है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह क्या था? ठीक है, किस संदर्भ में 1994 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया था योकोहामा शहर में? ठीक है, तो जापान का जो योकोहामा शहर है वहाँ 1994 में जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ उसका थीम था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि जापान प्राकृतिक आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, तो इसीलिए यह थीम वहीं हुआ था। और
इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक आपदा से कम क्षति हो, कम से कम क्षति हो। ठीक है। भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारतवर्ष का नूनामती तेल शोधक कारखाना असम में है दोस्तों। ठीक है। भारतवर्ष में कुल 23 तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा गुजरात के जामनगर में है। सबसे बड़ा जामनगर में है। ये कहाँ है? गुजरात में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? ठीक है, तो ये गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों। ठीक है। हुमायूंनामा जो था वो हुमायूं की जीवनी थी। हुमायूं की जीवनी थी। ठीक है। इसमें हुमायूं का जो उदारता है वो दिखाया गया था। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह निर्माण कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। ठीक है। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? ठीक है, तो वहां का शासक था उदय सिंह। अकबर का जो चित्तौड़ का जो आक्रमण था वह हुआ था 1567 ईस्वी में। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और उस समय वहां का शासक था उदय सिंह। और यहां पर अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था। ठीक है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये हम सब जानते हैं कि शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। ठीक है। शेर शाह का जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है और तालाब के बीचों बीच है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ये अष्टभुजाकार है। ठीक है, और ये तालाब के बीच, यहाँ चारों तरफ पानी पानी है, चारों तरफ पानी पानी है। ठीक है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। ठीक है, ये जो है गुप्तकालीन लेखक थे। गुप्तकालीन लेखक यानी ये गुप्त काल में लिखते थे। गुप्तकालीन लेखक थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ये थे आर्यभट्ट। ठीक है। आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक भी लिखे थे। सूर्य सिद्धांतिका, सूर्य सिद्धांतिका। ठीक है। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? तो जैनों के 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ जैनों के 23वें तीर्थकर थे और इनके पिताजी का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन कौन थे? ये पिता थे। ठीक है। पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम और 24वें तीर्थकर थे महावीर। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इन्होंने ही पहली बार हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, अध्यक्षता की थी। पहली महिला एनी बेसेंट थी और पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने
किस घटना के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो यह घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांत में बने? ठीक है, तो ये थे 8 प्रांत। 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रदेश, बंबई और मद्रास में पूर्ण बहुमत में था। इसके बावजूद वह बड़ी पार्टी होने के कारण वह पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। अगर स्पेसिफिकली कहा जाए तो यह 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई और कौन की, ये भी देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन किए थे? आगा खां और सलीमुल्लाह। आगा खां एवं सलीम उल्लाह। ठीक है, ये कौन थे? संस्थापक। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे दोनों मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। गांधी जी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को वह तट पर पहुंच गए थे। ठीक है, दांडी जो कि समुद्र का ये तट था, वहां पहुंच गए थे। और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। ठीक है, इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जनघनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? सबसे कम है। अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो सबसे अधिक है बिहार। ठीक है, बिहार का जो जनघनत्व है वह सबसे अधिक है और यह कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर भारत का जनघनत्व पूछा जाए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो होता है वो सदस्य देशों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी कब? 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों मिलकर क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें कि एक तरफ तो इन्फ्लेशन होता ही है,
साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है। ठीक है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाता है। कब? बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव तब कम हो जाता है जब सीआरआर की दर कम कर दी जाए। ठीक है, तो पहले इसमें बैंक दर और सीआरआर को समझ लीजिए। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो यह दर जितना बढ़ेगा उतना आरबीआई से वाणिज्यिक बैंक को ऋण लेने में तकलीफ होगी, और सीआरआर कुल बैंकों की कुल पूंजी का वह भाग रहता है जो आरबीआई के पास जमा रहता है। ठीक है, तो एक तरफ अगर बैंक दर बढ़ाया जाता है तो बैंकों की लोन देने की क्षमता घटती है। ठीक है, और अगर दूसरी तरफ अगर सीआरआर को कम कर दी जाए तो बैंक जो अपना आरबीआई में पैसा रखते हैं वो उनको कम रखना पड़ेगा। इसीलिए बैंक दर का प्रभाव जो है वो घट जाता है। कब? जब सीआरआर कम कर दी जाती है। ठीक है, निम्न सार्वजनिक उपकरणों में से कौन सा महारत्न नहीं है? बीएचईएल, गेल, सेल या बीएसएनएल? तो इसमें बीएसएनएल जो है वो महारत्न नहीं है। भारत में सर्वप्रथम 1997 में यह प्रथा चालू हुई थी जब 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसी तरह 2009 में शुरुआत हुई जबकि कुछ कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन गलत है? ठीक है, तो पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, यह बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है। ठीक है, सूचकांक में 10 प्राचाल शामिल हैं। ठीक है, प्रत्येक प्राचाल को समान भार दिया गया है, यह गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन 4 गलत होगा। भारत में गरीबी का कोई सर्वमान्य मापदंड अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे कहा जाता है या कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय नियोजन का वास्तुकार इन्हें कहा जाता था। राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 में हुई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सॉरी 1937 नहीं 1938 में हुई थी। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। विदेशी विनिमय भंडारण का संरक्षण, यह बिल्कुल सही है, यह करना ही करना है। करेंसी जारी करना, ठीक है। जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों आरबीआई जनता से पैसा जमा नहीं करती लेती है और न ही उसे ब्याज पर लगाती है। आरबीआई सरकार की बैंकर है, सरकार की बैंकर है, जनता की नहीं, और यह बैंकों की बैंकर है, बैंकों की बैंकर है। तो आरबीआई का डायरेक्ट कनेक्शन जनता से नहीं होता है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, ठीक है, तो तिलहन में उत्पादन का वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, तो यह सही होगा। श्वेत क्रांति दूध से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, उसी तरह नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, ठीक है। भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, ठीक है, तो यह है केरल में। केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है। वैसे भारत की शिशु मृत्यु दर जो है वह है 17 प्रति हजार, मतलब अगर 1000 बच्चा जन्म लेता है तो उसमें से 17 की मृत्यु हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक है। गैट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी। इससे पहले इसका नाम था गैट, GATT, ठीक है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें से त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, बिल्कुल सिंपल है, एक एक करके देख लेते हैं। एक त्रिभुज में ये कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये 1 यानी 5, ये 1 यानी 6, ये 1 यानी 7, ये 1 यानी 8, ठीक है। तो वैसे वैसे 8 तो तीनों में हो जाएंगे, 8 + 8 + 8, ठीक है। उसके बाद एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, +1 और एक फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ये, ठीक है, +1। वैसे ही एक ये बड़ा वाला त्रिभुज +1 और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज +1। तो ये कितना होगा, 8 × 24 + 4 28, यानी सही आंसर है 28। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, ठीक है। तो इसका समावेश किया गया है भाग 4A में, ठीक है। संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत शामिल किया गया था। मूल कर्तव्य को दोस्तों रूस के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, रूस के संविधान से। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, इससे 3 प्रश्न बनते हैं। किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है, तो रूस के। और किस संशोधन के तहत लिया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत लिया गया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है, ठीक है। तो ये है हेगल, ठीक है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो यह है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पेश किया था। इसी प्रस्ताव के आधार पर दोस्तों हमारा प्रीएम्बल यानी उद्देशिका का निर्माण हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी वर्ष 1929 में, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि 1929 में हुआ था, ठीक है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, पंडित नेहरू अध्यक्ष थे और यही पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और यहीं पर वो प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। किस भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है,
वंशानुक्रम यह सही है, जन्म सही है, अधिगृहित संपत्ति जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, तो यह ऑप्शन सही होगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो दोस्तों यह जानना जरूरी है कि बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, जहां की विधानसभा प्लस विधान परिषद है। ठीक है। तो भारत में जो आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो पंजाब ऐसा राज्य है जहां की द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, तो आंसर होगा पंजाब। ठीक है। बाकी ये सारे जगह उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जगह द्विसदनीय व्यवस्था है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? दोस्तों मूल अधिकार जो है वो कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों के लिए हैं, और कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है। इसमें कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। वो मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो वो मूल अधिकार अनुच्छेद 15 में वर्णित हैं, 16 में है, 19 में है, 29 में है और 30 में है। ये जो मूल अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीय के लिए हैं, सिर्फ भारतीयों के लिए है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1। सत्य कथन चुनिए। ठीक है। इसमें सबसे पहले राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यह बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। जी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। जी नहीं, राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह बिल्कुल सदस्य है। राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करते हैं। ठीक है। सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। जी हाँ, बिल्कुल, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। जी नहीं, वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। जी नहीं, वित्त आयोग में 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होते हैं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। जी नहीं, यह 5 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो सिर्फ पहला ऑप्शन ही सही है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? दोस्तों राज्यसभा हो या लोकसभा हो, गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। तो राज्यसभा में फिलहाल है 245 सदस्य और मैक्सिमम जो है वो 250 हो सकते हैं। तो 250 का भागा 10 करिएगा तो 25 सदस्य अनिवार्य हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन।
क्योंकि दोस्तों तापमान बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है, उत्प्रेरक से भी दर बढ़ता है और सांद्रता बढ़ने से भी प्रक्रिया का दर बढ़ता है। तो हमारे ऑप्शन हैं एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनो ट्यूब, ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का एक सदस्य है? तो यह है फुलेरिन्स का, ठीक है, फुलेरिन्स परिवार का सदस्य है कार्बन नैनो ट्यूब। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता? ठीक है, तो यह है बेल धातु। इसे और भी कहा जाता है, इसे कांसा कहा जाता है, हम लोग सामान्य भाषा में इसे कांसा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है 90% तांबा और 10% टीन। ठीक है, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? दोस्तों यह होता है एस्बेस्टस के कारण। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? तो संसद की प्राक्कलन समिति एक स्थायी समिति है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। संसद की जो प्राक्कलन समिति है इसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा सदस्य होते हैं। कुल सदस्य 30 होते हैं, कुल सदस्य की जो संख्या है वो 30 होती है और जो अध्यक्ष होता है वो होता है रूलिंग पार्टी का। ठीक है, रूलिंग पार्टी का। ठीक है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ठीक है, तो एक एक करके पहले हम लोग को कथन पढ़ना होगा। तो हमारा पहला है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो गलत आंसर, तो गलत तो यही है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित है। जी हाँ, सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। जी हाँ, सही है। अभी 15वां वित्त आयोग ही चल रहा है जिसका टर्म 2020 से 2025 तक है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जी हाँ, यह भी बिल्कुल सही है। अब ये मैथ है। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है कि यदि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है तो क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। इसके जगह पर यहाँ प्लस रख दीजिए, इसके जगह पर यहाँ माइनस, इसके जगह पर यहाँ डिवाइड कर दीजिए। अब बोर्ड मास रूल से पहले डिवीजन होगा तो यहाँ पर ये 13 + 8, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ घटा दीजिए 13 + 5 यानी 18, यानी आपका आंसर 3 होगा। विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर विलुप्त संख्या है यहाँ, तो यहाँ कौन सी संख्या होगी यह जांच करके बताना है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को ट्रेंड सेट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ का क्या जंप था, यहाँ से यहाँ का क्या जंप था, यहाँ से यहाँ का क्या जंप था, ये सेट कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो 51 से 66 का जो डिफरेंस है वो कितना है 15 है। ठीक है, यहाँ तो अभी हम लोग बता नहीं सकते हैं, बाकी पहले यहाँ का देख लेते हैं। तो 123 से 46 का जो डिफरेंस है वो है 23 का, और 102 से 123 का जो डिफरेंस है वो है 21 का। ठीक है, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, तो यहाँ 2 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। तो अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो 15 का 2 17, 17 से 2 बढ़ेगा 19, 21 23 बैठ जा रहा है। तो अब 51 से जंप 15 मार के 66 गया है, तो अब 66 में 17 जोड़ेंगे, तो जब हम 66 में 17 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 83। ठीक है, और 83 में 19 जोड़ के देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 102 आ गया तो हमारा यही आंसर सही होगा। ठीक है, तो 83 में 19 जोड़िए तो 9 3 12 का 2 हाथ में 9। जी हाँ, बिल्कुल सही है, तो 83 सही हो जाएगा। यहाँ 15 बढ़ा, यहाँ 17 बढ़ा, 19 बढ़ा, यहाँ 21 बढ़ा और यहाँ 23 बढ़ा। ठीक है, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, अनुक्रम में गलत संख्या क्या है? ठीक है, तो संख्या कौन कौन सी है 7 15 32 65 और 38। अब इसमें ट्रेंड देखना होगा दोस्तों कि आखिर ये कैसे बढ़ रहा है। तो ट्रेंड है 7 से 15 बढ़ा, तो 7 गुने 2 14 + 1 15। ठीक है, 15 गुने 2 30 + 2 32। ठीक है,
उसी प्रकार 32 गुने 2 प्लस 3, 32 दूना 64 और 3 67 होना चाहिए। फिर 67 गुना 2 प्लस 4 138, ये सही है, यानी ये सब सही है। यहाँ पर होना चाहिए 100, यहाँ पर 67 होना चाहिए, जहाँ की ये 65 दिया है, ठीक है, तो 65 गलत है। यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है? ठीक है, नवीन क्या कह रहा है कि नवीन जो है, मान लीजिए ये नवीन रहा, नवीन जो है वो कहता है कि जो मोहन है उसकी माता, मोहन की जो माता हुई, माता मदर, वो हो गई इसकी माँ की इकलौती बेटी, इसकी मदर की, ठीक है, इकलौती बेटी। तो यानी ये दोनों हो गए भाई बहन, तो ये जब भाई बहन हो गए तो ये हो गया इसका मामा, तो मामा आंसर हो जाएगा। रमन जो है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, अब बाईं तरफ मुड़ जाता है और फिर 15 किलोमीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 20 किलोमीटर चलता है। अब उसकी दिशा बताइए, ठीक है, तो कहीं से शुरू करिए। पहले यह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला है, ठीक है, फिर ये बाईं ओर मुड़ने के बाद 15 किलोमीटर चला है और फिर ये बाईं ओर मुड़ने के बाद 20 किलोमीटर चला है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये है पूर्व की दिशा में, ठीक है, ये है पूर्व की दिशा में, क्योंकि जब हम इस तरह का क्वेश्चन बनाते हैं तो ये हो जाता है ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ और ये हो जाता है साउथ, ठीक है। निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूरा करिए, ठीक है, तो यहाँ 3 दिया हुआ है, A9D, G25L और T36Z, और पूछा जा रहा है कि चौथा क्या होगा, ठीक है, चौथा क्या होगा। तो हम लोग को दोस्तों क्या करना होगा, पहले तो देखना होगा कि इन तीनों का ट्रेंड क्या है। तो इन तीनों का ट्रेंड क्या है, A9D, ठीक है, तो A 1 हो जाएगा, ठीक है, और D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 4, ठीक है। अब 4 माइनस 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। यही ट्रेंड बाकी दोनों फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि G25L है तो G और L का डिफरेंस का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो G हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12, तो 12 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है, तो 12 में से 7 जाएगा 5, 25, ये भी सही है, ठीक है। इसी प्रकार T36Z की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 36 आना चाहिए, तो ये 20 है और ये 26 है, तो 26 माइनस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। अब हम लोग को दोस्तों एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक करने होंगे। तो जब हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं E63F, ठीक है, तो E का 5 हो जाएगा और F का हो जाएगा 6, तो इसका निकालिएगा तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, ये गलत है। फिर दूसरा ऑप्शन है M2O, तो M हो जाएगा 13, O हो जाएगा 15, तो 15 माइनस 13 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो यहाँ भी ये 2 आना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं U1V की, ठीक है, तो U हो जाएगा दोस्तों हमारा 21 और V हो जाएगा हमारा 22, तो 22 माइनस 21 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, यानी ये सही है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि घड़ी में जो समय दिख रहा है दर्पण में ये दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या है, तो उसमें सिंपल 24 घंटे से घटा देना है, वो एक्चुअल समय आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है 11:40, इसको 24 घंटे से घटा देना है। इसको जब चूंकि 40 मिनट पहले ये दिया हुआ है तो यहाँ 23 घंटे और 60 मिनट लेंगे, घटाने में होगी आसानी। यह आ जाएगा 12:20, ठीक है। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो अपचयन की जब बात आती है तो किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीकरण या विद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने एवं हाइड्रोजन या अन्य विद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, इसे अवकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 एक इसका सही आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना था, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य जो था ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करने का था। यह हुआ था कब और कहाँ? यह हुआ था वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में, ठीक है। ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है? तो ऊर्जा का स्तूप जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट का निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से होता है? तो जो बैट का जो निर्माण होता है वो विलो लकड़ी से होता है, ठीक है। विलो नाम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से होता है, और ये पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। यह बहुत हल्का और मजबूत होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हम लोग सब जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन तो अलग है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? तो कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है निलेम्बो न्यूसीफेरा। ये क्या है? वैज्ञानिक नाम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल ही है, लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम निलेम्बो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? तो जीव विज्ञान के पिता हम लोग बोलते हैं अरस्तु को, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? जूलॉजी के जनक, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक। और थियोफ्रेस्टस को क्या बोलते हैं? ठीक है, पौधों के विज्ञान के जनक, ठीक है, बॉटनी के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो ड्रम्प एक कूट फल है। अब ये कूट फल होता क्या है? तो वैसा फल जो परिपक्व या पूर्णतः निर्मित अंडाशय है, जिसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्यतः इसमें एक फल वृद्धि और बीज विद्यमान होते हैं, इसे कूट फल कहा जाता है, जैसे सेब, काजू, ये सब, ठीक है। कीट भक्षी पादप के उदाहरण हैं, तो इनमें से बताना है कि कौन कीट भक्षी पादप हैं। तो यह है नेप्थनीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर का अंग नहीं था? तो एक एक करके हम लोग को सब देखना पड़ेगा। 1813 ईस्वी का जो चार्टर था, ठीक है ना, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। ये ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर, जी नहीं, ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास करने की स्वतंत्रता थी, ठीक है, ये भी ठीक है। चीन से कंपनी के चाय व्यापार को सुरक्षित रखा गया था, हाँ ये भी ठीक है। तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा कि उस समय तक भारत में पूर्णतः व्यापारिक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो एक इकाई है, खगोलीय इकाई है प्रकाश दूरी मापने की। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्योंकि न्यूटन के तीसरे गति नियम में एक्शन के अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, और इसी नियम के आधार पर रॉकेट का प्रणोदन काम करता है।
निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो यह है बृहस्पति। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। यदि वायुमंडल दाब पारा 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी कितने डिग्री तापमान पर उबलेगा? ठीक है, तो वायुमंडल ताप जो सामान्य होता है वो 76 सेंटीमीटर ही होता है। ठीक है, 76 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि इससे अगर कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो सामान्य दाब जो है 76 सेंटीमीटर जब दाब होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, और चूंकि जो वायुमंडलीय दाब है वो चूंकि प्रोपोर्शनल है तापमान के, तो अगर यह घटेगा तो यह भी घटेगा। तो अगर यह 76 से कम होगा तो यह 100 से कम पर ही उबल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यह हम सब लोग जानते हैं, नाभिकीय संलयन। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? तो यह होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। ठीक है, तो उसका शीर्षक क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक आवर कॉमन फ्यूचर है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास एजेंसी द्वारा यह प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो यह जानी जाती है संतरे के उत्पादन के लिए। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो जो पहली वन नीति आई थी दोस्तों, वन नीति आई थी 1952 में, और जो इसका संशोधन हुआ था यह हुआ था 1988 में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके तहत कहा गया था कि 33% भूभाग पर वन होना चाहिए। अभी लगभग 21% भूभाग पर वन है दोस्तों। नेफा, NEFA, नेफा क्या है? नेफा का मतलब होता है, चूंकि ऑप्शन तो हिंदी में है लेकिन मैं इंग्लिश में ही बताऊंगा। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब ये है क्या? तो यह स्वतंत्र भारत में 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था, 1972 तक। ठीक है, प्रशासनिक विभाग था। यह यूटी कब बना? 1972 में। 1972 में अरुणाचल प्रदेश नामक क्या बना? यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी। ठीक है, यूनाइटेड टेरिटरी। और 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस पशु से संबंधित है? हम तो डायग्राम में भी बता चुके हैं, यह गाय से संबंधित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? ठीक है, तो ये डायग्राम हम आप ही के लिए लाए हैं। दक्षिणतम बिंदु यहाँ देख लीजिए, ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। बाकी चीज भी देख लेते हैं। जो उत्तरी बिंदु है उसको कहते हैं इंदिरा कोल। ठीक है, जो यहाँ पूर्वी बिंदु है उसको कहते हैं किबिधु, यह है अरुणाचल प्रदेश में। और जो पश्चिमी बिंदु है उसे कहते हैं गुहारमोती, ये है गुजरात में। ये चारों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि
कभी दक्षिणतम बिंदु तो कभी उत्तरी बिंदु, कुछ भी पूछा जा सकता है। लोनावला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह हुई थी वर्ष 1948 में। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो नामदफा बाघ अभयारण्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी। यह कहाँ है? तमिलनाडु प्लस केरल, इसके बाउंड्री पर है, तमिलनाडु और केरल के बाउंड्री पर है। और यह अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। ठीक है, अन्नामलाई पर्वत की चोटी है अन्नामुड़ी। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया। कागज के टुकड़े खोलने के बाद कैसा दिखेगा? तो यह नॉन वर्बल रीजनिंग है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ आप देख रहे हैं ये ऐसे मोड़ा गया और मोड़ के काटा गया है। काटने के बाद खोला गया भाग कैसा होगा? तो दो चीज़ें तो समझ में आ रही है कि यह अगर आप चौकोर खोलेंगे तो यह वाला जो गोल है यह यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। और यह वाला भी गोल है जो यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। दिए गए चित्रों में कौन एथलीट एशियन और इंडियन, ठीक है ना, शब्द में सही संबंध को दर्शाता है? ठीक है, तो एशियन है, इंडियन है और एथलीट है। तो इसका ऑप्शन 3 होना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सर्किल है दोस्तों ये हो जाएगा का एशियन। ठीक है, ये पूरे एशियन में ये इतना इंडियन भी है, ये है इंडियन। ठीक है, और जो एथलीट है वो एशियन भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा एथलीट। ठीक है, तो यह सही संबंध को दर्शा रहा है। एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक के सभी संख्याओं को लिखता है, उसके द्वारा लिखी गई संख्याएं कितनी हैं? अब वो जो संख्या लिखेगा उसमें 2 और 7 नहीं आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और उसको शुरू कहाँ से करना है? 50 से 99 तक। ठीक है, तो पहले 50 से लेकर के हम लोग 59 तक देख लेते हैं। ठीक है, 50 से 59 तक में टोटल कितनी संख्या होती है? 10। उसमें से 52 और 57 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 2 और 7 का इस्तेमाल हो रहा है, तो यह हो जाएगा 8। उसके बाद 60 से, ठीक है, 69 में 8 ही होगा। फिर उसके बाद 70 से, चूंकि 79 नहीं लिया है क्योंकि इसमें हर एक संख्या में 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 80 से शुरू करेंगे, फिर 89 तक यहाँ भी 8 और 90 से 99 तक यहाँ भी 8। ठीक है, तो ये टोटल 32 हो जाएगा। ठीक ना, m बराबर 13 और PEN पेन बराबर 35 है, तो होटल के लिए क्या होगा? ठीक है, तो होटल के लिए क्या होगा? m बराबर तो है आपका 13, तो सही है। यहाँ PEN बराबर 35 है। ठीक ना, तो P तो 16 हो जाएगा, E हो जाएगा 5 और N हो जाएगा 14, ये टोटल 35। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब हम लोग होटल लिखेंगे, होटल को लिखेंगे तो H का हो जाएगा 8, O का हो जाएगा 15, T का हो जाएगा 20, E का हो जाएगा 5 और L का हो जाएगा 12, यानी टोटल 60। निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन है? तो दाईं ओर से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये हो गया 8वां। इसके दाईं ओर चौथा 1 2 3 4, यानी 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो बिहार का राजकीय पुष्प दोस्तों गेंदा है।
पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? ठीक है, तो HCl स्रावित करता है अमाशय। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB है। ठीक है, AB अर्धवृत्त का व्यास है। AQ बराबर 2AP दिया हुआ है, यानी ये जो है इसका आधा है, ये भी दिया हुआ है। अब कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, अब बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB में। ठीक है, तो इसमें जब दिया हुआ है कि AQ बराबर 2AP है, एंगल P बराबर एंगल Q होगा। ठीक है, जब एंगल P बराबर एंगल Q होगा तो फिर एंगल APB बराबर एंगल AQB होगा। अब ये ऑप्शन है। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है, वृत्त का व्यास क्या होगा? ठीक, परिधि दी हुई है तो व्यास बराबर परिधि बटा पाई। ठीक है, परिधि दिया हुआ है 880 मीटर, पाई का मान 22/7। ठीक है, 22 चौक 88 यानी 280 मीटर। यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log ABC क्या होगा? ठीक है, तो ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी में कैसे दिखाते हैं? ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा? B² बराबर AC। अब दोनों तरफ log ले लेते हैं तो log B² बराबर log AC। अब B² है तो यहाँ 2 log B हो जाएगा, और log A इंटू B और log A प्लस B होता है तो यहाँ हो जाएगा log A प्लस log C। ठीक है, log A प्लस log C हो गया। अब 2 को उधर नीचे भेज देंगे, log B बराबर हो जाएगा log A प्लस log C बटा 2। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा समानांतर श्रेणी में। यदि A बराबर 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है और B बराबर 5, 6, 7, 8, 9 है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? इंटरसेक्शन है यानी जो कि A और B दोनों में हो। ठीक है, तो 5 दोनों में है, 6 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है और 8 भी दोनों में है, बाकी कोई दोनों में नहीं है। तो हो जाएगा 5, 6, 7, 8। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 3। यदि 2p डिवाइडेड बाई p² माइनस 2p प्लस 1 इजिकल टू 1/4 तो p प्लस 1/p का मान बताइए। ठीक है, तो इसको बनाना पड़ेगा। 2p डिवाइडेड बाई p² माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1/4। अब इसमें p से सबको डिवाइड करेंगे तो 2p बटा p डिवाइडेड बाई p² माइनस 2p प्लस 1 बटा p, यहाँ हो जाएगा 1/p 4/p। ठीक है, तो ये तो इससे कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे डिवाइडेड बाई, यहाँ भी घटा देंगे तो p² का p बचेगा, माइनस यहाँ भी सिर्फ 2 बचेगा और प्लस 1/p, यहाँ p कट जाएगा और 1/4। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 इधर चला जाएगा नीचे में तो हो जाएगा p माइनस 2 प्लस 1/p बराबर 4 दूना 8। 2 को उधर लेके चले जाएंगे तो p प्लस 1/p बराबर 8 और 2 10। ये सही आंसर है 10। एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है, इक्वल घन में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनका कोई भी सतह लाल रंग का नहीं होगा? ठीक है, तो घन तो दोस्त ऐसा ही होता है। ठीक है, ठीक ना, इसको ऐसे 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 करके काटा जाएगा। ठीक ना, तो जो अंदर वाला भाग होगा बस उसी का ऐसा होगा जिसका किसी भी फेस रंगा हुआ नहीं होगा।
तो एक फेस पर 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 इस प्रकार से। तो जो बीच का जो 4 है, बीच का जो 4 घन है और जो बीच के जो 2 भाग हैं वही ऐसा होगा जो कि कोई भी फेस उसका रंगा हुआ नहीं होगा, क्योंकि 4 सतह में ऊपर का सतह रंगा हुआ होगा, नीचे का बस बीच का बचा होगा। तो बीच का 4 और फिर ये 4, तो टोटल 8 ही ऐसा होगा जो जिसका कि कोई भी फेस रंगा हुआ नहीं होगा। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कलोल पावर विद्युत परियोजना जो है वो है गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आप बिहार दरोगा की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये क्वेश्चन आंसर सेशन को अच्छे से देखिए, समझिए, और हम इस प्रकार के आपको जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हो चुके हैं उन सब का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपको आगामी जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद।